हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है सक्षम एजुकेशन चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम प्राइसिंग डिसीजन में क्वेश्चन नंबर 13 तक पहुंच चुके थे। आज हम उससे आगे करेंगे। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट पर्टिकुलर ऑफ विच आर डिटेल बिलो। एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रोड्यूस करती है, उसकी डिटेल दे रखी है। जो वो प्रोड्यूस कर रही है उसकी एनुअल कैपेसिटी कितनी, 20,000 यूनिट की। कॉस्ट पर एनम दे रखी है। 20,000 यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल 50,000 का चाहिए। अदर वेरिएबल कॉस्ट आपकी 7,000 की चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए आपकी 40,000 की। और अपोर्शन इन्वेस्टमेंट मीन्स उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए कितने का, 1.5 लाख रुपए का। ठीक है। अब इसमें क्या है, डिटरमाइन द यूनिट सेलिंग प्राइस अंडर टू स्ट्रेटजी मेंशन्ड बिलो। अब हमें क्या बताना है, सेलिंग प्राइस। ठीक है। एज्यूमिंग दैट तो ऑर्गेनाइजेशन टैक्स रेट इज 40%। हमें सेलिंग प्राइस बताना है उस प्रोडक्ट का, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर टैक्स रेट लगती है 40% की। ठीक है। अब क्या है, जब हमें रिटर्न चाहिए 20% ऑन इन्वेस्टमेंट, तो हमें क्या है 20% की इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न चाहिए। और दूसरा केस है 6% प्रॉफिट ऑन लिस्ट सेल। 6% प्रॉफिट ऑन लिस्ट सेल, जो हमारी सेल प्राइस होगा उसका 6% प्रॉफिट चाहिए। और व्हेन ट्रेड डिस्काउंट इज 40%। मीन्स एक तो हमें चाहिए 20% प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, मीन्स 1.5 लाख पे जो हमारा 20% चाहिए एक तो हमें। और दूसरा पॉइंट में हमें चाहिए कि जो हमारी सेल है, सेल प्राइस है उसका 6% प्रॉफिट। ठीक है। तो हम आते हैं अपने पहले पॉइंट पे, जो रिक्वायरमेंट फर्स्ट है। रिक्वायरमेंट फर्स्ट सिंपल सी थी कि हमें इन्वेस्टमेंट पे 20% चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमें पता है 1.5 लाख रुपए। ठीक है। तो 20% हमें रिटर्न चाहिए, तो 1.5 लाख का 20% कितना हो गया, 30,000। मीन्स ये हमें 30,000 चाहिए, हमें 30,000 रुपए प्रॉफिट चाहिए। लेकिन ये आपका प्रॉफिट कब होगा, ये आफ्टर टैक्स होगा। क्यों? क्योंकि हमारी टैक्स रेट दे रखी है 40%। इसलिए टैक्स रेट अगर 40% है तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितनी है, 60%। मीन्स 30,000 कितना पोर्शन हुआ, केवल 60%। इसे कन्वर्ट कर लिया हमने 100% में, तो कितना आ गया, 50,000। ठीक है। 50,000 आपका टोटल पोर्शन आ गया। और हमें ऊपर टोटल कॉस्ट बता रखी है क्वेश्चन में। तो टोटल कॉस्ट कितनी थी, मटेरियल आपकी 50 की, अदर वेरिएबल सारे का 50 और 7 1 10, और फिक्स कॉस्ट आपकी थी 40 की। 1 10 और 40 1.5 लाख रुपए। मीन्स कितनी सेल हुई, मीन्स आपकी 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट हुई, 50,000 हमारे उस पर प्रॉफिट आया। तो सेल प्राइस आपकी कितनी आ गई, सेल वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख रुपए की। जो 2 लाख रुपए की हमने सेल कितनी यूनिट पर करी है, 20,000 यूनिट पर। उससे डिवाइड कर दिया तो पर यूनिट सेल प्राइस आपका कितना आ गया, 10 रुपए। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसी तरह हमने अपना फर्स्ट पोर्शन पूरा कर लिया। अब सेकंड पोर्शन में क्या आता है कि 6% चाहिए ऑन लिस्ट प्राइस, लिस्ट सेल प्राइस। तो हम पे लिस्ट सेल प्राइस है नहीं, तो हम प्रॉफिट भी नहीं निकाल पाएंगे। तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेल माइनस कॉस्ट और माइनस टैक्स ऑन प्रॉफिट। तो उसी फॉर्मूले को हम यूज करते हुए यहाँ पे आते हैं। तो हमने क्या कहा, लिस्ट प्राइस को हमने मान लिया कि के है, लिस्ट प्राइस आपका के है। तो के आपका आ गया। अब जो ऊपर क्या रखा था कि हम लिस्ट ट्रेड डिस्काउंट देते हैं 40%। ट्रेड डिस्काउंट हम देते हैं कितने का, 40% का। तो मीन्स आपका नेट सेल वैल्यू कितनी होगी, 0.60 के। नेट सेल वैल्यू आपकी कितनी होगी, 0.60 के। इसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट, सेल में से कॉस्ट कर देंगे तो प्रॉफिट आ गई आपकी। सेल में से कॉस्ट लेस कर दी तो प्रॉफिट आ गई। अब प्रॉफिट में से अगर टैक्स और लेस कर दो तो हमारे इक्वल टू वो आएगी नेट प्रॉफिट, इक्वल टू नेट प्रॉफिट आएगी। तो वही हमने कहा 60.60 के माइनस 50, 1,50,000 उसका 60%। तो ये आपकी आ गई नेट प्रॉफिट, जो हमारी किसके बराबर होगी, 6% ऑन द लिस्ट सेल प्राइस। तो लिस्ट सेल प्राइस हमने क्या माना था, के।
तो उसका 6% कर लिया, तो 0.06 के, तो इसे और सॉल्व करा तो आप क्या आ गया 3.3 के इक्वल टू 90,000, तो के इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 3 लाख रुपए। तो मीन्स हमारे ये पता चल गई कि लिस्ट प्राइस हमारी कितनी है 3 लाख रुपए। अब हमें उसे में क्या बताना है, सेल प्राइस। तो इस पोर्शन में हम दो सेल प्राइस बताएंगे। पहली लिस्ट सेल प्राइस आपकी कितनी आएगी 15 रुपए, 3 लाख डिवाइडेड तो भाई 20,000 यूनिट की। दूसरी आपकी आएगी नेट सेलिंग प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट हमने दिया है तो हमें नेट सेलिंग प्राइस भी बतानी है। तो वो कैसे है 15 माइनस 40% ऑफ द 15 रुपए, तो 9 रुपए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 पूरा हुआ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में रखा है LMB लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जेट इन डिपार्टमेंट A and B, ठीक है, which also manufacture other product using same plant and machinery। ये बताया LMB लिमिटेड जो है हमारी एक प्रोडक्ट बनाती है जेट दो डिपार्टमेंट में। किसमें, जेट को बनाने के लिए दो डिपार्टमेंट की हमें रिक्वायरमेंट है, पहला डिपार्टमेंट ए, दूसरा डिपार्टमेंट बी। और ये नहीं है कि जेट डिपार्टमेंट ए और बी में हम केवल प्रोडक्ट जेट बनाते हैं, उसमें हम अदर प्रोडक्ट भी अपने बनाते हैं, ऐसा आपका अभी तक के क्वेश्चन में क्या रखा है। तो अब आगे क्या क्या रखा है, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जेट इज एज फॉलो। अब इसमें स्पेशली उस प्रोडक्ट जेट की हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल आपका डिपार्टमेंट ए में 30 रुपए लगता है, डिपार्टमेंट बी में 25 रुपए। डायरेक्ट लेबर आपकी 30 रुपए लगती है ए में, बी में आपकी 40 रुपए। अब ना पे रेट पर हावर के हिसाब से दे रखी है, तो हम हावर कंज्यूम निकाल सकते हैं कि डिपार्टमेंट ए में आपका प्रोडक्ट जेड बनाने को कितने हावर्स कंज्यूम हुए, ऐसे डिपार्टमेंट बी में। अदर ओवरहेड रेट दे रखी है, फिक्स आपकी है 8 रुपए पर हावर के हिसाब से, और इसमें है 4 रुपए पर हावर के हिसाब से। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 6 रुपए पर आवर, और इसमें 3 रुपए पर आवर। आवर्स हमें पता है, तो आवर्स कैसे है, एक के आपके 3 आवर्स है 30 डिवाइडेड बाई 10, बी में आपके है 4 आवर, कैसे 40 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। उन आवर्स का अगर हम इन 8 और 6 में कर देंगे तो पर यूनिट की हमें रेट पता चल जाएगी कि फिक्स्ड ओवरहेड की रेट क्या थी या वेरिएबल की क्या थी, ठीक है। अब आगे आते हैं, ओवरहेड आर रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर। ये हमें ऊपर ही पता चल गया था, क्यों, क्योंकि इसने जो फिक्स ओवरहेड दे रखे थे पर आवर के हिसाब से दे रखे थे, तो जो कब किए जाते हैं, जब एब्जॉर्प्शन हमने काहे के बेसिस पे करा पर आवर के हिसाब से, वही इसने नीचे बता भी रखा है। ये 8 रुपए कैसे आए, ये हमारे आए ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से। अब क्या है, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्ट जेट, और इसके अलावा कुछ वेरिएबल सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है प्रोडक्ट जेट के लिए, जो आर अमाउंटिंग टू 30,000 पर मंथ, 30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से हमारा होता है, ठीक है। The product require a working capital of 4 lakh at the target volume of 1500 यूनिट पर मंथ। अब इसमें बता रहा है कि अगर हम 1500 यूनिट पर मंथ प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट जेट की अगर हम 1500 यूनिट पर मंथ प्रोड्यूस करेंगे, तो हमें उसके लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है 4 लाख रुपए की, ठीक है। और ऑक्यूपाइंग 30% ऑफ प्रैक्टिकल कैपेसिटी, मीन्स इसने जो बता रखा है कि हम 4 लाख की तो वो करेंगे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और जो है हमारा 1500 यूनिट हम जो बनाते हैं प्रोडक्ट जेट की जो हम 1500 यूनिट बनाते हैं, ये कितना ऑक्यूपाइंग एरिया लेती है डिपार्टमेंट ए और बी में, वो लेती है 30% केवल। ये ऐसा क्यों दे रखा है, वो इसमें है क्योंकि ये हमारी वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 25 लाख और 15 लाख, ये आपकी कहेगी होल डिपार्टमेंट की। तो हम प्रोडक्ट जेट के लिए निकाल लेंगे कि डिपार्टमेंट ए की प्लांट एंड मशीनरी प्रोडक्ट जेट के लिए कितनी यूज हुई, तो 25 लाख का 30% यूज हुई होगी, ऐसे डिपार्टमेंट बी का हम निकाल लेंगे। अब रिक्वायरमेंट आपकी क्या दे रखी है, to calculate the price of product Z to yield the contribution to cover 21% rate of return on the investment।
अब ये हमें बता रहा है, हमसे कह रहा है कि हमें प्रोडक्ट जेड की सेलिंग प्राइस बतानी है कब, जब कि हमें कम से कम उस पर प्रॉफिट जो मिले वो मिले 21% ऑन द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और सेकंड में क्या है, सेट द मिनिमम सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब हमें सेट बतानी है मिनिमम सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट if one the product is well established in the market। मिनिमम सेलिंग प्राइस हमें कब कब बतानी, पहला कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो वेल स्टेबलाइज है इन द मार्केट, और दूसरा द प्रोडक्ट इज फर्स्ट टाइम लॉन्च इन द मार्केट। दोनों ही केस में आप जानते हैं हम कैसे निकालते हैं। मिनिमम के लिए हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, पेनिट्रेशन मेथड, पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड यूज करेंगे। तो पेनिट्रेशन में आपका क्या होता है, अगर वेल स्टेबलाइज है तो मिनिमम सेलिंग प्राइस की होगी ओवरऑल कॉस्ट, और फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है इन मार्केट तो आपकी उसकी सेलिंग प्राइस की होगी मिनिमम, मिनिमम होगी केवल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो सेकंड रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमें पता चल गया कि हमें कॉस्ट शीट बनानी है, कॉस्ट शीट बनाना नेसेसरी होगी, ठीक है। तो वही इनने बना रखी है। डायरेक्ट मटेरियल आपको क्या लगता है, डिपार्टमेंट ए में 30 लगता है, बी में आपको 25 लगता है, ओवरऑल आपका 55 हो गया, ठीक है। क्या भी रखा है, स्टेटमेंट शुड कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट लेवल आपकी ऊपर दे रखी थी 30 और 40 की, ओवरऑल 70 की। वेरिएबल ओवरहेड की ऊपर रेट दे रखी थी आपको, ऊपर रेट दे रखी थी कितनी कितनी थी ऊपर रेट, 6 रुपए और 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो उसी को देखते हुए हमारी जो आवाज हमने ऊपर निकाल दिए थे 3 और सॉरी कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, उसकी वजह से ये पॉज हो गई थी वीडियो। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, वेरिएबल ओवरहेड हमने निकाल दिया था। 3 आवर्स हमें पता चल गए थे, 6 रुपए हमें दे रखा है तो इसका आगे आधार है। डिपार्टमेंट बी के हमें 4 आवर्स निकाल लिए थे, 3 रुपए दे रखे थे, इसका आगे आधार है। तो ओवरऑल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आ गई 30 रुपए। उसके बाद वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दे रखे थे नीचे, आपको याद हो कितनी की, 30,000। जो कितने पे दे रखी थी, 1500 यूनिट पे। तो पर यूनिट के हिसाब से कितनी आ गई, 20 रुपए। तो मिनिमम तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, 175 रुपए। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई वेरिएबल कॉस्ट 175 रुपए, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था फर्स्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिनिमम वो सेलिंग प्राइस चाहिए था 21% की। हमें क्या चाहिए उस पर, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अब दूसरा पोर्शन हमारा क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, इन्वेस्टमेंट आपका कितना है। तो भैया अब हमने सीधा देखा इन्वेस्टमेंट कितना है। उससे पहले हमें आप देखना होगा, एक पहले हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट कितना है। तो फिक्स कैपिटल आपकी ऊपर दे रखी है कि 25 लाख की मशीनरी आपकी डिपार्टमेंट ए में दे रखी थी और 15 लाख की डिपार्टमेंट बी में। तो मीन्स 40 लाख की आपकी ओवरऑल मशीन थी, 40 लाख की आपकी ओवरऑल मशीन थी, ठीक है। 40 लाख की ओवरऑल मशीन पे हमें 21% से एक्सपेक्टेड रिटर्न था। तो जो आपका आ गया 8,40,000 रुपए, 8,40,000 रुपए का आपका रिटर्न आ गया, ठीक है। अब इसका केवल 30% ही तो हम इसमें लेंगे, इसका केवल हम 30% के हिसाब से ही तो लेंगे, ठीक है। अब इनने क्या करा है, इनने इसमें क्या कर दिया, इनने जो रिटर्न को भी कंज्यूम करा है किसके बेसिस पे, आवर्स के बेसिस पे। अगर आप चाहो तो कंज्यूम कर लो, अदरवाइज मत करो, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ कह नहीं रखता, क्योंकि जो हम रिटर्न ले रहे हैं ना कि जो हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्ट यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन इनने लगाई है तो मैं आपको पीएम के हिसाब से ही चलवा रहा हूँ, तो इस हमारे एक बार देख ले रहे। अब इनने क्या करा है, 8,40,000 हमें पता चल गया कि हमें जो 40 लाख पे 21% के हिसाब से हमारे 8,40,000 चाहिए। लेकिन हम इसका कितना यूज करते हैं, केवल 30%, ठीक है। तो केवल 30% ही इस पे इसका हम कंज्यूम करते हैं अपने प्रोडक्ट जेड के लिए। और उनने उसे कल से जो 8,40,000 तो 30% पे लाए हैं, वो हम देखते हैं। अब इनने पहले क्या निकाला कि 1500 यूनिट बनाने के लिए हमें कितनी आवर्स चाहिए। तो ए डिपार्टमेंट के आगे 4500 आवर्स,
बी के आगे 6000 आवर्स, टोटल आ गए आपके 10,500 आवर्स पर मंथ के हमारे कंज्यूम होते हैं जेड यूनिट को बनाने के लिए। तो ओवरऑल आवर्स हमारे कितने कंज्यूम होते हैं, वो आगे 35,000। कैसा है, 10,500 तो केवल 30% आवर्स है ना, क्योंकि प्रोडक्ट जेड आपका 30% ही तो कंज्यूम करता है कैपेसिटी। तो ओवरऑल आवर्स हमारे उन डिपार्टमेंट में कितने लगे होंगे, कंज्यूम हुए होंगे, वो हुए होंगे 35,000, वो हमारे हुए होंगे 35,000, जो हुए 35,000 पर मंथ के हिसाब से। तो पूरे साल में हमारे आवर्स कितने कंज्यूम हुए उन दोनों डिपार्टमेंट में, 4,20,000। मीन्स जो हमें 8,40,000 जो रिटर्न चाहिए था एक्सपेक्टेड, जो आपकी दोनों की कैपिटल एम्प्लॉयड पे आया, प्लांट एंड मशीनरी की, जो दोनों डिपार्टमेंट में प्लांट एंड मशीनरी आपकी इंस्टॉल की, उसकी कैपिटल पे जो हमारा रिटर्न आया वो आया था 8,40,000 21% के हिसाब से। जे हम कितने पे रिकवर करेंगे, कितने आवर कंज्यूम पे हम रिकवर करेंगे, जी हम करेंगे 4,20,000 आवर्स पे। तो पर आवर पे हम कितना कंज्यूम करेंगे, 2 रुपए, 2 रुपए पर आवर के हिसाब से हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए, सीधी सी बात। क्योंकि जी 8,40,000 क्या है ओवरऑल, वो है 8,40,000 ओवरऑल डिपार्टमेंट की वो है कंट्रीब्यूशन। डिपार्टमेंट ए और बी को दोनों को मिला के हमें 8,40,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है। तो हमने निकाल लिया दोनों डिपार्टमेंट पे पूरी साल में काम कितना हुआ, 4,20,000 आवर्स। तो पर आवर्स के हिसाब से हमें कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए, कितना कंट्रीब्यूशन पर आवर के हिसाब से चाहिए, 2 रुपए। कैसा है, 8,40,000 डिवाइडेड बाई 4,20,000, ठीक है, 2 रुपए। अब हमें पता है कि जेड की एक यूनिट बनाने के लिए, जेड की एक यूनिट बनाने के लिए हमें कितने आवर्स चाहिए, वो हमें पता है। तो 3 आवर्स हमें चाहिए थे डिपार्टमेंट ए में, 4 आवर्स हमें चाहिए थे डिपार्टमेंट बी में। 2 रुपए पर आवर्स के हिसाब से हमारा कंट्रीब्यूशन की रेट आ गई कि 2 रुपए पर आवर्स से हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो 2 रुपए से इंटू कर दिया तो 14 रुपए हमारा जे आ गया कि हमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे एक यूनिट पे 14 रुपए की कंट्रीब्यूशन चाहिए, जब जाके हम 21% को उस पर प्रॉफिट ले पाएंगे, ठीक है, जब जाके हम उस पर 21 रुपए का प्रॉफिट ले पाएंगे। अब इनने जे क्या करा, जे कहा था इनने आवर्स के हिसाब से, हम वैसे भी निकाल सकते हैं सीधा सीधा। वो कैसे, 8,40,000 आपका क्या था, 100%। हम कंज्यूम कितना कर रहे थे, केवल 30% एरिया, तो आपका आ गया 2,52,000, 2,52,000 जो आपका ईयरली आ गया। इसे डिवाइड करो तो मंथली आ गया आपका 21,000 पर मंथ के हिसाब से हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए प्रोडक्ट जेड से। और प्रोडक्ट जेड की एक महीने की कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी, 1,500 यूनिट। तो डिवाइड कर देंगे 1,500 से, तो वही 14 रुपये आएगा। इन्होंने घुमा के निकाल दिया है, ठीक है। आई होप आपको दोनों ही तरीके समझ में आ गए होंगे। अब जे हमने बात कर ली अभी तक, केवल जो रिटर्न हमने बात करी वो करी फिक्स्ड कैपिटल पे। अब हमारी वर्किंग कैपिटल भी तो थी, वर्किंग कैपिटल उसने दे रखी थी 1,500 पे, हमें 4 लाख की वर्किंग कैपिटल लगनी है। तो 4 लाख की वर्किंग कैपिटल लगेगी, इस पे भी हमें 21% से चाहिए, तो वो आ गया 84,000। अब जो 84,000 हमारा पूरे साल का आया, तो 84,000 को या तो मंथली में डिवाइड कन्वर्ट करो, या मंथली प्रोडक्शन को ईयरली कन्वर्ट करो। तो इनने क्या करा है, मंथली प्रोडक्शन को ईयरली में कन्वर्ट कर लिया। तो 1,500 यूनिट हम बनाते थे मंथली, इंटू 12, तो 18,000 आ गई। तो 84,000 डिवाइडेड बाई 18,000 कर दिया, तो पर यूनिट के हिसाब से हमारा वर्किंग कैपिटल पे कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 4,67 रुपए, ठीक है, 4,67 रुपए। तो वर्किंग कैपिटल पे हमने कंट्रीब्यूशन ले लिया 4,67 रुपए। वर्किंग कैपिटल पे हमने कंट्रीब्यूशन ले लिया 4,67 रुपए। तो ओवरऑल आपकी जो कॉस्ट आई, जो आपका सेलिंग प्राइस आया, उसने क्या रखा है कि सेलिंग प्राइस आपका जो आया वो कितना आया, 175 प्लस 14 रुपए प्लस 4,67 रुपए।
तो आपका कितना आ गया 193.67 रुपए। ठीक है, 193.67 रुपए। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन निकल जाए 14 रुपए प्लस 4 रुपए 67 पैसे का। तो फिक्स चार्जेस रिकवर इज बेस्ड ऑन यूजेस। तो फुल्ली कैपेसिटी इज नॉट बीइंग यूज्ड बाय प्रोडक्ट जेट एंड डिपार्टमेंट आर आल्सो प्रोड्यूसिंग अदर प्रोडक्ट यूजिंग सेम प्लांट एंड मशीनरी। इस माने जब हमने फिक्स चार्जेस की रिकवर रेट निकाली इन आवर्स के हिसाब से और हमने सीधे 30% के हिसाब से। और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज 193.67 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपका जो क्या था, टू कैलकुलेट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज टू यील्ड द कंट्रीब्यूशन। टू यील्ड द कंट्रीब्यूशन दे रखा था इधर कि हमें जो 21% क्या है नेट प्रॉफिट नहीं है, जो हमारे कंट्रीब्यूशन है। इसी मारे हमने इस की सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कहीं पर भी फिक्स कॉस्ट का यूज नहीं करा। जो आपके ऊपर फिक्स कॉस्ट दे रखी थी, ये दे रखी थी ना 8 रुपए पर आवर से और 4 रुपए पर आवर, इसका यूज नहीं करा। क्यों? क्योंकि 21% आपकी क्या है कंट्रीब्यूशन, 21% आपका क्या है कंट्रीब्यूशन। तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन आपका क्या आ जाता है सेलिंग प्राइस। उसी बेसिस पे हमने जो अमाउंट निकाल लिया। अब दूसरे रिक्वायरमेंट में आपका कह रहा था कि जब हमारा वेल स्टेबलाइज है तो आपका क्या होगा। तो वेल स्टेबलाइज में आप जानती हो ओवरऑल कॉस्ट लेते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट हम ऊपर निकाल चुके थे 175 रुपए, इसमें ऐड कर देंगे फिक्स कॉस्ट, वो भी ऊपर से ही आपको आ जाएगा। वो कैसे आएगा? तो आपकी फिक्स कॉस्ट की इनने रेट दे रखी थी 8 रुपए पर आवर और 4 रुपए पर आवर। तो 8 इंटू 3 क्योंकि ए डिपार्टमेंट में 3 आवर्स लगते हैं, और 4 इंटू 4 क्योंकि बी डिपार्टमेंट में 4 आवर्स लगते हैं, टोटल 40 आ गया। तो इन्होंने 40 रुपए आपके ऐड कर दिए, तो ओवरऑल प्राइस कितनी आ गई 215 रुपए। अब क्या क्या है, द प्रोडक्ट इज फर्स्ट टाइम लॉन्च इन द मार्केट। तो आप जानते हो केवल वेरिएबल कॉस्ट की आपकी मिनिमम सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, वही इसने कह रखा है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट इन दिस वीडियो, जिससे कि मैं आपको और अच्छी तरह से समझा सकूं। अब 16वां क्वेश्चन क्या है, अ शू मैन्युफैक्चरिंग हैज अ नेट प्रॉफिट 25 रुपए पर पेयर। ठीक है, एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो 25 रुपए पर पेयर के हिसाब से उस पर प्रॉफिट कमाती है। और जिसकी सेलिंग प्राइस कितनी 143 रुपए, उस पेयर की सेलिंग प्राइस कितनी 143, उसमें वो प्रॉफिट कमाती है 25 रुपए का। इज प्रोड्यूस 6000 पेयर पर एनम विच इज 60% ऑफ पोटेंशियल कैपेसिटी। ये क्या है 6000 पेयर ही बनाती है और जो इसकी केवल 60% कैपेसिटी है। ठीक है, यूटिलाइजेशन ये 6000 आपका क्या है 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे है प्रोडक्शन। ठीक है, द कॉस्ट पर पेयर इज एज अंडर। अब इसकी कॉस्ट दे रखी है पर पेयर के हिसाब से। तो डायरेक्ट मटेरियल इसने बता रखा है 35 का लगता है, लेबर आपकी जो लगती है 12 रुपए 50 पैसे की, और बल्क ओवरहेड आपके लगते हैं 62 रुपए 50 पैसे की। और इन 62 रुपए 50 पैसे में से आपके 50% आपके फिक्स है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपके 75% फिक्स है 6 रुपए में। ठीक है, ड्यूरिंग द करेंट ईयर द मैन्युफैक्चरर आल्सो एस्टिमेट डिमांड ऑफ 6000 पेयर। ठीक है, जो अब जो कह रहे हैं कि हमारे इस साल भी 6000 जूतों की ही डिमांड आएगी, बट एंटिसिपेट दैट द फिक्स्ड चार्जेस टू बी गो अप बाय 10%। मींस जो आपके जो पर यूनिट आपके जो चार्जेस लग रहे हैं फिक्स, वो अब 10% से इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, while the rate of direct labor and direct material will be increased by 8% and 6% रेस्पेक्टिवली। ऐसी आपकी मटेरियल आपका कितने से बढ़ेगा 6% से, लेबर आपकी बढ़ेगी 8% से। इधर ध्यान देना, लेबर पहले दे रखी है, मटेरियल बाद में दे रखा है। जबकि ऊपर मटेरियल पहले दे रखा है और लेबर बाद में दे रखी है। बच्चे यहाँ पे ही गलती करते हैं, उन्होंने क्या करा सीधे मटेरियल पे 8% और लेबर पे 6, जबकि एक्चुअल में होना क्या चाहिए मटेरियल पे 6 और लेबर पे 8%। ठीक है, but he had no option to of increase the selling price।
ये कह रहा है कि हमारी कुल मिलाकर इस साल भी 6000 पेयर की ही डिमांड है, लेकिन हमारे खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन हमारी सेल प्राइस इंक्रीज नहीं हो पाएगी। ठीक है, अंडर दिस सिचुएशन ही ऑब्टेन एन ऑफर टू यूटिलाइज फर्दर 20% कैपेसिटी। अब इसी सिचुएशन में जो एक और इसके पास ऑप्शन आया, वो क्या आया कि ये अपनी कैपेसिटी को 20% से और बढ़ा ले, ये अपनी कैपेसिटी को 20% से और बढ़ा ले। तो बात मिनिमम प्राइस will you recommended to ensure an overall profit of 1,67,300। ठीक है, तो सिंपल सा क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक या तो हम 6000 पेयर ही बनाते हैं, दूसरा या हम अपने 8000 पेयर बनाने लगे। 8000 कैसे, 6000 आपके क्या है 60%, तो डिवाइडेड बाई 60% कर दिया तो 10,000 की हमारे पास कैपेसिटी है। अब जो यहाँ पे क्या है कि हम 20% और बढ़ा ले तो मीन्स 80% अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो हमने 10,000 का 80% कर दिया तो आपका जो आ गया 8,000 पेयर की। ठीक है, तो भाई पहले या तो हम 6000 पेयर बनाए, दूसरा या हम 8,000 पेयर बनाए, लेकिन हमें मिनिमम क्या चाहिए, प्रॉफिट हमें चाहिए 1,67,300 रुपए। ठीक है, तो हम दोनों का वही कंपैरिजन करेंगे सिंपल सा। लेकिन कंपैरिजन करने से पहले एक बार आप ये देखिए कि ओवरऑल कॉस्ट चाहिए। ठीक है, 35 रुपए, 12 रुपए 50 पैसे, 62 रुपए 50 पैसे, 6 रुपए प्लस 25 रुपए प्रॉफिट के ले लें तो हमारा आता है 141 रुपए। लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है 143, मीन्स 2 रुपए की अभी भी हमारी खर्चे हैं जो इसने इस टेबल में शो नहीं कर रखे। कैसे हमने निकाला, हमने सीधा निकाला कि 143 का हमारा सेलिंग प्राइस है। अगर हम इसमें से सारे खर्चे माइनस करते तो हमारी प्रॉफिट उतनी ही आनी चाहिए जितनी दे रखी है क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 25। तो हम जो माइनस करके देखते हैं 143 माइनस 35 माइनस 12 रुपए 50 पैसे माइनस 62 रुपए 50 पैसे माइनस 6 रुपए तो आती है 27। लेकिन हमारी दे कितनी रखी है 25 रुपए, तो मीन्स 2 रुपए का अभी भी एक्सपेंस है जो इसमें शो नहीं कर रखा। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस यही ट्रिक है ना फंसाने की, ये 2-3 ट्रिक है इस क्वेश्चन में बच्चों से गलती करवाने की। इन सब चीजों को याद रखना। तो इसमें क्या है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमें बताना था सीधा सा मिनिमम सेलिंग प्राइस हमें बताना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पहले हमारे एडजस्टिंग में क्या हाल है और रिवाइज में क्या है। एडजस्टिंग में हमारे 143 रुपये लगता है, रिवाइज में भी आपका 143 रुपये का ही पेयर सेल होता है। ठीक है, अब यहाँ आप कहोगे कि एडजस्टिंग क्यों लिया, क्योंकि एडजस्टिंग का कहीं पर यूज नहीं होगा, नो डाउट कहीं पर यूज नहीं होगा। केवल हमने इस माने लिया जिससे कि हम अपना जो इंक्रीज या डिक्रीज हुई है कॉस्ट में वो सही से कैलकुलेट कर सकें। आप चाहो तो जो एडजस्टिंग का मत लेना। तो देखिए वही इनने दे रखा है कि मटेरियल पहले 35 का लगता था, लेकिन इस साल कितने का लगेगा 37 रुपए 10 पैसे का। तो 6% की इसमें इंक्रीज हुई है। डायरेक्ट वेजेस पहले आपकी 12.5 की लगती थी, लेकिन अब कितने की लगेगी 13 रुपए 50 पैसे। क्यों, क्योंकि इसमें 8% का इंक्रीमेंट हुआ है। वर्किंग ओवरहेड वेरिएबल वाले आपके कितने थे 62 रुपए 50 पैसे में 50%। तो इसमें कोई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हुआ, तो ये तो सेम है। लेकिन फिक्स कॉस्ट में 10% का इंक्रीज हुआ है तो वो नीचे उन्होंने अलग से शो कर रखा है। ठीक है, अब ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में वेरिएबल पोर्शन आपका कितना था केवल 25%, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल दी इन सबको ऐड करके, इसे लेस कर दिया सेल में से, तो कंट्रीब्यूशन आ गया पहले को और आपका, इसमें इनटू कर दिया इसने उसकी कैपेसिटी से 6000 यूनिट से। ठीक है, तो 62.75 इंटू 6000 तो आपका आ गया 3,67,500 और 59.65 इंटू 6000 तो 3,57,900। ठीक है, अब इसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। पहले आपकी फिक्स कॉस्ट क्या लगती थी, वो थी 6000 पेयर पे वर्किंग ओवरहेड में 31 रुपए 50 पैसे, कैसा ही हम ऊपर देख चुके हैं। ओवरऑल लगती थी 1,87,500।
इस साल इसमें 10% का इंक्रीज हुआ है तो 2,06,250 आ गई। एडमिनिस्ट्रेशन आपकी 25% थी ओवरऑल कॉस्ट की, तो ओवरऑल कॉस्ट कितनी थी? 6 का 25%, 6 इंटू 25%, वो सॉरी 75% थी, 25% आपकी वेरिएबल थी, 75% थी, तो इसलिए जाके आगे 4 रुपए 50 पैसे, 6,000 इंटू 4 रुपए 50 पैसे, 27,000। इस साल इसमें भी 10% का इंक्रीज हुआ है, क्योंकि उसमें क्या रखा है, ओवरऑल फिक्स कॉस्ट आपकी 10% से इंक्रीज हुई है, तो 29,700 जो आ गया। अब उसमें आपका जो 2 रुपए का डिफरेंस था, अब आप चाहो तो उसे वेरिएबल मान सकते हो, आप चाहो तो उसे फिक्स कॉस्ट मान सकते हो, ठीक है। लेकिन फिक्स कॉस्ट मानना ज्यादा बढ़िया है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल होता तो उसमें वो कहीं ना कहीं बताता कि ये वेरिएबल कॉस्ट आपकी इस चीज की है, इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप फिक्स कॉस्ट ही मान के आना। तो 2 रुपए के हिसाब से 6,000 यूनिट पे 12,000 आ गया, ये भी आपका 10% से बढ़ गया, 13,200 हो गया। तो इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई और आपकी प्रॉफिट आ गई कि इसमें 1.5 लाख की हो रही है, इसमें 1,08,750 की हो रही है, 1,08,750 की हो रही है। ये था 6,000 पे, ठीक है। अब इसमें बता रखा है कि हमें डिजायर कितनी है। अब देखो इधर जैसा माइनस आ गया, कोई कैलकुलेशन नहीं करी, क्यों? क्योंकि इससे हमें कोई मतलब है ही नहीं, हमें मतलब है केवल इससे। इसमें हमें चाहिए कितनी? 1,67,300 मीन्स हमें और कितनी चाहिए अभी प्रॉफिट? 58,550। कैसा है? 1,67,300 माइनस 1,08,750, तो हम 6,000 पे कमा रहे थे अगर हम क्या करें, अगर हम 6,000 यूनिट उतने पे ही बेचें 143 पे, तो ठीक है। अब ऑफर क्या था कि हम एडिशनल 20% और कमा सकते हैं, हम एडिशनल 20% और कमा सकते हैं। तो एडिशनल पेयर आपके कितने बने? 2,000। तो प्रॉफिट पर पेयर कितनी आ गई? 29 रुपए 275 पैसे। कैसे आई? 58,550 डिवाइडेड बाई 2,000, तो 29 रुपए 275 पैसे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया? मिनिमम सेलिंग प्राइस आपसे पूछा था, आपसे क्या पूछा था? मिनिमम सेलिंग प्राइस पर पेयर, तो 83 रुपए 35 पैसे आपके ऊपर फिक्स कॉस्ट, वो वेरिएबल कॉस्ट थी, इसमें प्लस करके प्रॉफिट, तो आपका आ गया ओवरऑल मिनिमम सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब इसने यही कह रखा है कि वहां पे फिक्स कॉस्ट जो हमने लिया है अदर को, उसमें हम वेरिएबल भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक जगह गलत बोल गया, वो क्या बोला? वो ये कि मैंने आपको दो वो बताए कि हमारी 6,000 और 8,000, जबकि वो ऐसा नहीं है। आप इसे दोबारा, हम इसे दोबारा पढ़ते हैं, इसने एक्चुअल में पूछा गया, क्योंकि जो हमने आंसर देखा वो नेट अलग था। वो किस बेसिस पे था? वो इस बेसिस पे था कि 6,000 हमने यूनिट सेल करे पुराने सेल प्राइस पे, उसके बाद हम जो अपना प्रॉफिट कैप हुआ उसे हम कम सेलिंग प्राइस पे सेल करके कमाएंगे। तो हम दोबारा पढ़ते हैं, तो क्या है, ये आपका सब खर्चे के रखा था, बट ही हैज नो ऑप्शन टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस। ये आपका कहाँ पे बता रखा था? 6,000 यूनिट तक। अंडर दिस सिचुएशन ही ऑब्टेन एन ऑफर। अंडर दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में मीन्स कौन सी सिचुएशन में? 6,000 यूनिट सेल करने वाली सिचुएशन में, मीन्स 6,000 यूनिट सेल करने वाली सिचुएशन में। अंडर दिस सिचुएशन, इसे आप मार्क करना हमेशा, अंडर दिस सिचुएशन। यहाँ पे जो अपन गलती करें वो केवल इसी लाइन को सही से ना देखने की वजह से करें, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं? अंडर दिस सिचुएशन मीन्स कौन सी सिचुएशन? कि हमने 6,000 तो पहले बेच दिए, हम 6,000 मार्केट में बेच रहे हैं, वो वाली सिचुएशन। अंडर दिस सिचुएशन का मतलब क्या है? हम 6,000 अपनी मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं, और कैसे सेल कर रहे हैं कि हम इंक्रीज नहीं कर सकते सेलिंग प्राइस, मीन्स 143 पे ही सेल कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपकी कॉस्ट इंक्रीज हुई है, हमें उसका इफेक्ट लेना है, ठीक है। मीन्स 6,000 हम रेगुलर सेल करेंगे, उसके बाद हमें एक ऑफर मिला है कि हम अपनी 2,000
यूनिट की सेल और बढ़ा सकते हैं। अगर हमें वो सेल बढ़ानी है तो उसमें हमसे पूछा बात मिनिमम प्राइस यू will you recommend to ensure an overall profit of 1,67,300। ठीक है, आई होप आपको आप सही से समझ में आ गया हो। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक करी थी और वो मैंने क्लियरिफाई भी कर दिया। दोबारा से क्लियरिफाई करता हूँ। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन क्या रखा है कि हम 6000 पेयर अपने शूज के बेचते हैं, ठीक है, 143 रुपए हमारी उसकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और इस साल हमारी कुछ कॉस्ट बढ़ रही है। इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी इंक्रीज होंगी, लेकिन इन्फ्लेशन के चलते हुए हमारा सेलिंग प्राइस इंक्रीज नहीं होगा। सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने का हम पे कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, ये 6000 यूनिट बनाते बनाते हम पे एक ऑफर आया कि हम 20% की कैपेसिटी अपनी और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 20% आपका कितना आया था, 2000 कैसा आया आपको बता चुका हूँ। 6000 आपकी 60% कैपेसिटी थी, तो 20% आपकी कितनी होगी, 2000, ठीक है। तो अब कि हम जो ऑफर आए उसके लिए जो पूछ रहा है ना, वो उस ऑफर के लिए पूछ रहा है कि बात मिनिमम प्राइस यू रिकमेंड टू एंश्योर एन ओवरऑल प्रॉफिट। आप उस 20% को लेने के लिए क्या एंश्योर करोगे। तो सिंपल सी हमने देख ली कि हमारी 6000 यूनिट पे करेंट ईयर के इन्फ्लेशन की वजह से कितनी प्रॉफिट आ रही थी, 1,08,750, ठीक है। करेंट ईयर के इन्फ्लेशन से हमारी ओवरऑल प्रॉफिट कितनी आ रही थी, 1,08,750। जो कितने पे आ रही थी, 6000 पे, लेकिन हमें चाहिए कितनी थी, 1,67,300। तो मीन्स अभी हमें और कितनी कमानी है, 58,550। अब जी हम 58,550 कहां से कमाएंगे, जी हम कमाएंगे 2000 पेयर जो हम अब सेल करेंगे उससे। जो हम 2000 से पेयर सेल करेंगे ये हम उससे कमाएंगे 58,550, ठीक है, उससे कमाएंगे। अब हम ये 58,550 कमाएंगे, तो अब ये हमें बताना है कि ये हम कमाएंगे किस पे, ये 2000 पेयर पे। तो अब हमें बताना है कि इन 2000 पेयर्स की क्या मिनिमम सेलिंग प्राइस होगी, वो हमें बतानी थी। तो भाई हमने कैलकुलेट करी। अब हम पे आगे कंट्रीब्यूशन हमें कितना चाहिए था पर पेयर का, 29,275 पैसे। वेरिएबल कॉस्ट हमें पता थी, तो ओवरऑल हमें पता चल गया कि 2000 पेयर जो हम सेल करेंगे वो 112 रुपए 63 पैसे पर पेयर के हिसाब से सेल आउट करेंगे, ठीक है। मीन्स हम आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे अपनी सेलिंग प्राइस डाउन कर दी। क्यों, क्योंकि हम इतनी सेल प्राइस पे अपनी टारगेट प्रॉफिट अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर XY कंपनी लिमिटेड आर कंसिडरिंग अ न्यू टाइप ऑफ हैंडी स्विमिंग मशीन, हैंडिंग सेविंग मशीन, ठीक है, which their research and development has developed, ठीक है। एक सेविंग मशीन इन्होंने बनाई है, ठीक है। The expenditure so far on research has been 95,000, मीन्स ये आपके क्या हो गए सम। इस प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पास्ट में हो चुके हैं, ठीक है। एंड द कंसल्टेंट रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड एट द कॉस्ट ऑफ 22,500। अब जो है कंसल्टेंट की रिपोर्ट बनाई 22,500, ये भी आपकी संग होगी, क्यों, ये हमारी पहले हो चुकी है, उसके बाद ही तो आपकी वो आई है रिपोर्ट। जो कह रहा है ना तेरा रिपोर्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन हमें कब आई जब हम 22,500 खर्च कर चुके हैं, मीन्स ये भी पास कॉस्ट होगी, मीन्स ये भी सम कॉस्ट होगी। मीन्स इस सेविंग मशीन के सेलिंग प्राइस या कॉस्ट वगैरह आपको कैलकुलेट करने में ये दोनों कॉस्ट नहीं ली जाएगी। अब ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इसने बता रखी है। सेविंग की क्या, सेविंग मशीन की क्या आएगी, मटेरियल की 45 रुपए, लेबर की 75 रुपए, फिक्स ओवरहेड बेस्ड ऑन कंपनी नॉर्मल अलोकेशन रेट 20 रुपए, ठीक है। मींस स्पेशल इसकी वजह से नहीं है, जो कंपनी की अलोकेशन रेट है, ठीक है। एंटिसिपेटेड एडिशनल फिक्स कॉस्ट, अब ये आपकी रिलेवेंट है, क्यों,
क्योंकि जो एडिशनल फिक्स कॉस्ट है और जो ऊपर वाली क्या थी फिक्स कॉस्ट जो अलोकेट हो गए मीन्स जो प्रोडक्ट बने या ना बने कॉस्ट ऑफ तो भी इनकम होगी, लेकिन नीचे वाली जो कॉस्ट दे रखी है जो आपकी जब भी इनकम होगी जब ये प्रोडक्ट बनेगा। तो मीन्स क्या था, रेंट आपकी इसने दे रखी है 1,12,000 की, एडिशनल फिक्स कॉस्ट अदर दे रखी है 70,000 की पर एनम के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें आगे दे रखा है अ न्यू मशीन विल बी बिल्ट विद अवेलेबल फैसिलिटीज विद अ कॉस्ट ऑफ 1,10,000। अब उसके लिए उन्होंने एक न्यू मशीन बनाई है, हमने इस प्रोडक्शन के लिए एक न्यू मशीन बनाई है जिसकी वैल्यू आई है हमारी बन के 1,10,000। इसमें मटेरियल लगा है 90,000 का, लेबर लगी है आपकी 20,000 की, ठीक है। अब ये क्या है, और जो हमने जो मशीन बनाई है ना वो कैसे अवेलेबल फैसिलिटी से बनाई है। अब आगे क्या है, तो मटेरियल आर रेडिली अवेलेबल इन स्टोर, हमारा आसानी से स्टोर में होता है, विच आर रेगुलर यूज। अब क्या है आपका रेगुलर यूज है मीन्स अब हम यहाँ पे जो 90,000 इसने क्या लिया है जो स्टॉक की वैल्यू ली है, लेकिन हम यहाँ पे मशीन के लिए क्या लेंगे जो आपकी मार्केट वैल्यू चल रही होगी उस मटेरियल की बोलेंगे, ठीक है। However, these are to be replaced immediately means कुल मिला के देखा है अगर हम स्टॉक को कंज्यूम करते हो तो हमें संग के संग बढ़वाना पड़ेगा स्टॉक, क्यों, क्योंकि वो हमें अदर प्रोडक्शन के लिए चाहिए। मीन्स सिंपल सी बात होगी, इस मशीन को बनाना है तो हमें मार्केट से परचेस करके लाना पड़ेगा, ना कि हम स्टॉक से ले पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट दे रखी है वो क्या है, वो दे रखी है हमारी स्टॉक की कॉस्ट, यहाँ पे आएगी क्या आएगी मार्केट की कॉस्ट, क्यों, क्योंकि हम वो मार्केट से परचेस कर लेंगे। द प्राइस ऑफ दिस मटेरियल हैव सीन्स बीन इंक्रीज बाय 50%। अब ये बताए जो हमारे स्टॉक में है था अब उसके बाद से वो 50 रुपए बढ़ चुका है, 50% बढ़ चुका है प्राइस। मीन्स जो हमने 90,000 लिया था इस 90,000 की जगह हम कितना लेंगे, 90,000 प्लस 50%, 1,35,000 और प्लस 20,000 आपकी लेबर लगी थी इस पे, इसलिए हम इस मशीन की कॉस्ट लेंगे 1,55,000 ना कि 1,10,000, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द 10th ईयर इज एस्टिमेटेड 20,000। अब जो बता रहे हैं इस मशीन की स्क्रैप वैल्यू 20,000 रुपए है, इस मशीन की स्क्रैप वैल्यू आपकी 20,000 रुपए है, ठीक है। The product scrap generated can be disposed of at the end of the 10th year at for a price of 1,43,000। अब जो बताइए सब प्रोडक्शन में जो भी आपका स्क्रैप जनरेट होगा वो हम लास्ट में जाके बेच सकते हैं 1,43,000 में, क्यों, क्योंकि ये दे रखा है डिस्पोज ऑफ, ठीक है। और आगे देखा है इसने कुछ डिमांड की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, 1 से 5 साल की में डिमांड प्रोबेबिलिटी आपकी दे रखी है, 6 से 10 साल की आपकी दे रखी है, ठीक है। It is estimated that the commercial life of a machine will be no longer than 10 years, जो हम ऊपर ही देख चुके थे समझ चुके थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि साल्वेज वैल्यू 10 साल बाद थी। The after tax cost of capital is 10%। अब इसने बता दिया जो हमें रिटर्न चाहिए वो कितना चाहिए 10% का, क्योंकि इसने क्या दिया ये आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। द फुल कॉस्ट ऑफ द मशीन will be depreciated on a straight line method basis which is allowed for computing the taxable income, ठीक है, over the period of 10 years। टैक्स रेट आपकी is 30%, आपकी जो टैक्स रेट है वो 30% की, ठीक है। अब इसने पीवीटी दे रखी है, डिस्काउंट कैश फ्लो फैक्टर आपके दे रखे हैं, इसमें 10% से करेंगे अगर हम 1 से 5 साल के लिए कमाते हैं कोई तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 3.75 वो 3.79 रुपए, ठीक है। ऐसे 6 से 10 साल तक के लिए आप हम कमाते 6 से 10 साल में कमाते हैं 30 ईयर से, और 10 साल तक हम रेगुलर कमाते हैं तो 2.355 रुपीज होगी, और 10th ईयर के लास्ट में अगर हमका कोई कैश आता है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी 0.386। अब हमें क्या बताना है, कंप्यूट द मिनिमम सेलिंग प्राइस फॉर एंटी सेविंग मशीन, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसमें जो बता रखा है कि हम कुछ खर्चा करते हैं उससे हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं हमें उसे सेल करना है, और हमने जो खर्चा करा है उस पे हमें 10% का आफ्टर टैक्स रिटर्न चाहिए, सिंपल सा। मीन्स जो हम फ्यूचर में कमाएंगे वो आपका 10% इंक्रीज होगा मिलेगा,
वो हमने उसमें प्रॉफिट आपकी इंक्लूड होगी। मीन्स अगर हम उसे आज के टाइम पे डिस्काउंट करेंगे तो उसकी कॉस्ट आपकी किसके बराबर आनी चाहिए, उसकी जो हमें फ्यूचर में मिलेगा उसे अगर हम आज उतने ही परसेंट पे डिस्काउंट करते हैं जितना हमने उसमें रिटर्न ऐड कर रखा है, तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू, वो उसी के बराबर आएगी जो हमने आज खर्चा करा है। तो उसी बेसिस पे जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 8 देख चुके हैं। तो और अच्छी तरह से देखते हैं। हमें इसमें 1 से 5 साल तक की डिमांड बता रखी थी, तो प्रोबेबिलिटी से इंटू करके सबको जोड़ दिया, तो आपकी 1 से 5 साल की डिमांड आ गई 21,000 की। ऐसी 6 से 10 साल की हमने देखी तो उसके आगे 16,000। अब कैपिटल कॉस्ट हमने बता रखा था, कैपिटल कॉस्ट हमने देख ली थी, हमारा क्या था, केवल मशीन की 1,55,000 जो हम निकाल चुके थे। जैसे मटेरियल की 1,35,000, 20,000 लेबर की, ओवरहेड आपके डेली रखे थे, तो जो रखे थे वो इररिलेवेंट थे। ठीक है, और क्या था, ऊपर वो सब आपकी कॉस्ट जो थी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की और वो रिपोर्ट वाली वो आपकी संक कॉस्ट थी, वो हम ऊपर देख चुके थे। ठीक है, अब हम वेरिएबल कॉस्ट इसमें बता रखे थी, मटेरियल आपका 45 रुपए का, लेबर आपका 75 का लगेगा, और ओवरहेड जो उसने दे रखे थे वो अलोकेशन वाले थे। तो मींस इस प्रोडक्ट से इंक्लूड नहीं थी, इस मायने से इग्नोर कर दिया, तो टोटल आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 120 रुपए। ठीक है, अब इसमें हमें सेलिंग प्राइस बताना है, इसमें हमें सेलिंग प्राइस बताना है, 30% का टैक्स वो है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हम डिस्काउंट करेंगे वो काय पे करेंगे, वो हम नेट कैश इनफ्लो ही तो देखेंगे। अगर हम नेट कैश इनफ्लो को अपनी डिजायर रेट से डिस्काउंट करें तो वो आपको काय के बराबर होगा, नेट कैश आउटफ्लो एट द प्रेजेंट टाइम। तो वही इसमें हम देखेंगे कि हमारा हर साल में नेट कैश फ्लो कितना रहेगा। तो 1 से 5 साल तक आपका सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि हमारे 21,000 यूनिट ही बिकेंगी। फर्स्ट टाइम आपकी 21,000, सेकंड ईयर भी आपकी 21,000, थर्ड ईयर भी 21,000, ऐसी फोर्थ ऐसी फिफ्थ में। लेकिन 6वें ईयर से हमारी कितनी होगी, 16,000, 7वें ईयर में भी 16,000 यूनिट सेल होगी, ऐसी 10वें ईयर तक वो 16,000 होगी। तो हमें क्या है, सेलिंग प्राइस बताना है, और हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता, तो हमने अब क्या मान लिया कि सेलिंग प्राइस हमारा एक्स है, तो टोटल सेल वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 21,000 एक्स और 16,000 एक्स। ये आपका क्या आएगा, 1 से 5 साल तक की आपकी 21,000 एक्स पर ईयर आपका आएगा, और 6 से 10 साल के लिए आपका 16,000 एक्स पर ईयर आएगा। जो क्या आएगा, जिस सेल के रूप में आएगा। आपकी कॉस्ट दे रखी थी ऊपर 120 रुपए से निकाल ली थी हमने। अब 120 रुपए इंटू 21,000 कर दो, क्योंकि 120 आपके काय पे लगेंगे, 21,000 यूनिट पे, तो जो आ गई 25,20,000। ऐसी 16,000 से 120 रुपए इंटू कर दो, तो जो आ गई आपकी 19,20,000। तो जो आपकी आ गई टोटल कैश, आपका आ गया टोटल कैश आउटफ्लो कॉस्ट आ गई कुल मिलाकर। अब एक और कॉस्ट दे रखी थी कि इस प्रोडक्ट के आने से हमें कुछ फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो 1,20,000 की उसने दे रखी थी रेंट की, और 1,25,000 की रेंट की दे रखी थी, और 70,000 की आपकी एडिशनल फिक्स कॉस्ट दे रखी थी। तो मीन्स ये भी आपका कॉस्ट आ गई, जे आउटफ्लो हो गया, जे भी तो आपका कैश आउटफ्लो हुआ, तो जे हमने ले लिया कैश आउटफ्लो। ठीक है, कैश आउटफ्लो। अब इसमें क्या कहता है कि हमारा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी तो आएगा, उसकी वजह से हमारी प्रॉफिट कम होगी, टैक्स रेट दे रखी है, तो हमें नेट प्रॉफिट ही निकालनी है। जो अपनी डिस्काउंट करेंगे वो नेट प्रॉफिट ही आफ्टर टैक्स वाले कैश इनफ्लो को भी तो करेंगे। तो वही हम करें, इंक्रीमेंटल जो निकाल लिया आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया आपका 1,55,000 डिवाइडेड बाई 10। 10 क्यों करा, क्योंकि 10 साल में राइट ऑफ करना था, क्योंकि 10 साल में राइट ऑफ करना था, और ऊपर क्या भी रखा था, फुल कॉस्ट। ठीक है, ऊपर ये तक क्या भी रखा है आप सबका। तो फुल कॉस्ट ऑफ द मशीन विल बी डेप्रिसिएटेड, फुल कॉस्ट। जैसे हमारे 1,55,000 लिया, वरना उसमें से हम 20,000 साल 20 की माइनस करते थे। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई जी, अब हमारी आ गई टोटल कॉस्ट आ गई कि
1 से 5 साल तक के लिए हमारी 27,30,500 आएगी और 6 से 10 साल के लिए आएगी 21,30,500। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आ गई आपकी सेल माइनस कॉस्ट। इस पे हमने टैक्स निकाल लिया 30% के हिसाब से दोनों टेबल में। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गई आपकी। प्रॉफिट में से टैक्स माइनस करो तो सिंपल सा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका दोनों अब आपका जे आ गया। तो इसमें आपका एक नॉन कैश मूवमेंट का हमने माइनस कर, वो क्या था, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से ना तो आपका कैश इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ, तो इसलिए इसे ऐड कर दिया दोनों साल में। तो नेट कैश इनफ्लो आ गया कि हमारा इतना इतना जाएगा। 1 से 5 साल के लिए आपका इतना आएगा, 6 से 10 साल के लिए आपका इतना आएगा कैश इनफ्लो। अब इस इनफ्लो को हम डिस्काउंट करेंगे, लेकिन हमारे 10वीं साल में भी कुछ इनफ्लो आ रहा था। क्या था, 20,000 का सार्विस और 1,33,000 का अदर स्क्रैप वैल्यू आ रही थी। तो टोटल आपका कितना आ रहा था, 1,63,000 का। इस पर 30% से लग जाएगा, तो नेट इनफ्लो आपका कितना आ गया 10 साल में, 1,14,100। ठीक है, 1,14,100 आ गया। हाँ, 1,14,100 आ गया। अब हम इन सबको डिस्काउंट कर लेंगे और इक्वल कर देंगे अपना नेट कैश आउटफ्लो के। ठीक है, तो इनने क्या करें, नेट कैश आउटफ्लो भी ले लिया, इनने इसी के संग माइनस कर दिया। हालांकि जो लास्ट में जाके इक्वल ही आएगा, आप देखना। ठीक है, फर्स्ट टाइम का आपका डिस्काउंट फैक्टर कितना आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि प्रेजेंट में अगर हम 1 रुपया आज खर्च कर रहे हैं तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 1 रुपये, तो ये आ गया माइनस में, -100, 1,55,000। 1 से 5 साल के लिए इसने हमने निकाल चुका था। नेट कैश इनफ्लो आपका कितना होगा, 14,700 एक्स माइनस 18,54,850। हमने ये नेट निकाल चुका था। इसे हम डिस्काउंट करेंगे, जो डिस्काउंट फैक्टर हमें दे रखा है ऊपर क्वेश्चन में। कितना है, 1 से 5 साल के लिए 3.79, तो उसी से हमने ये इंटू कर दिया। ठीक है, तो आपका इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ऐसी 6 से 10 से कर लेंगे, ऐसी 10वीं साल में जो आया उससे कर लेंगे। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा, अब ये आपका क्या किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। नेट कैश इनफ्लो आपका 0 के इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तो इसमें होना चाहिए, वो 0 के बराबर इसमें होना चाहिए, क्योंकि हमने इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों को कंबाइन कर दिया। या तो इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो आए, अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो इक्वल टू 0 होगा। तो भाई इसने जो कैलकुलेट कर लिया और सिंप्लीफाई कर लिया, कंप्यूट मिनिमम सेलिंग प्राइस निकाल लिया इसने, उसको इक्वल कर दिया 0 के, जैसे और सिंप्लीफाई करके आगे 131.22। ठीक है, ये इसने वही बता रखा है कि हमने क्या क्या लिया और क्या क्या नहीं लिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, द बजटेड कॉस्ट डाटा ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अयोध्या लिमिटेड इज फर्निश्ड एज बिलो। बजटेड यूनिट टू बी प्रोड्यूस आपकी 2 लाख होगी। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 32 रुपए पर यूनिट है। फिक्स कॉस्ट आपकी 16 लाख रुपए। इट इज प्रपोज्ड टू अडॉप्ट कॉस्ट प्लस प्राइसिंग अप्रोच। कौन सी अप्रोच है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, विद अ मार्कअप 25% ऑन अ फुल बजटेड कॉस्ट बेसिस, on a full budgeted cost basis. ठीक है, however research by the marketing department indicate that demand of a product in the market is price sensitive. ठीक है, the likely market response are as follows. इसने बता रखा है कि अगर आपकी इतनी प्राइस होगी तो उस पर इतनी डिमांड आएगी, इतने पे इतनी, 50 पे 1,40,000 की डिमांड होगी, ऐसे 56 पे 1,28,000 की और 60 रुपए पे 1,08,000 की। लेकिन हमारी कैपेसिटी कितनी, 2 लाख यूनिट की। क्या एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड डिटरमाइन द बेस्ट कोर्स ऑफ द एक्शन। तो कुल मिला के हमें क्या बताना है, कौन सी स्ट्रेटेजी हमें अपनाई जाए, कौन सी स्ट्रेटेजी हम लें जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो सिंपल सा उसने क्या रखा था, मार्कअप हमारा 25% ऑन बजटेड कॉस्ट, ऑन फुल्ली बजटेड कॉस्ट। तो फुल्ली बजटेड कॉस्ट आपकी कैसे आएगी, तो फुल्ली कितने पे आएगी, 2 लाख यूनिट पे, तो वही ले लिया 2 लाख इंटू 32 क्या था आपकी वेरिएबल कॉस्ट ऊपर दे रखी थी, तो जो आ गई आपकी वेरिएबल, इसमें हमने फिक्स का ऐड कर दिया। टोटल बजटेड कॉस्ट कितनी आ गई, 80 लाख। ठीक है,
इस पे हमें कितना चाहिए था 25%, तो मीन्स 2 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट चाहिए। तो रेवेन्यू कितना चाहिए था उस पे, रेवेन्यू कितना था 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का रेवेन्यू आता, तो मीन्स हमें सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए थी उस पे 50 रुपए पड़ी होनी थी। हमें सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए थी 50 रुपए पड़ी होनी थी, ठीक है। लेकिन इसमें जो बताया केवल 50 रुपए पे हमारी बिकेगी कितनी 1,40,000, 1,40,000 मीन्स हमें ऊपर जाना पड़ेगा अपनी सेल प्राइस को और हाई करना पड़ेगा, हमें सेल प्राइस को अपनी और हाई करना पड़ेगा। तो भाई अब हमने कैलकुलेट करी है नीचे क्या भी होता है, हाउएवर एट द सेलिंग प्राइस 50 रुपए पर यूनिट द कंपनी कैन सेल 1,40,000 यूनिट ओनली व्हिच इज 60,000 लेस than the budgeted production unit. After analyzing the pricing demand pattern in the market, which is price sensitive, to sell all the budgeted unit market price need to be further lower, ठीक है, which need to be lower than total cost of a production, जो कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम जाएगी, ठीक है। क्यों कम जाएगी आप देख लीजिए, क्योंकि ये 44 रुपए पे केवल कितनी बेच पाए 1,68,000, 1,68,000, लेकिन हमारी कॉस्ट कितनी है 32, मीन्स जो और कम जाएगी, क्योंकि इसने 4 रुपए कम कर कितनी फर्दर सेल कर रही थी केवल 16,000, लेकिन हमें 2 लाख की करनी है तो और ज्यादा हमें कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हमने हर यूनिट वाइज यूनिट ऊपर दे रखी है, सेल प्राइस ऊपर दे रखी है, तो यूनिट इनटू सेल प्राइस कर लिया तो आपकी टोटल सेल आ गई। इसमें से लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, लेस कर देंगे हम वेरिएबल कॉस्ट, लेस हमने वेरिएबल कॉस्ट कर दिया तो आपको टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। टोटल कंट्रीब्यूशन में हमने लेस कर दी आपकी फिक्स कॉस्ट, तो आपकी जो आ गई क्या टोटल प्रॉफिट, ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी टोटल प्रॉफिट आ गई, ठीक है, ये आपकी आ गई टोटल प्रॉफिट। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 25% का ओवरऑल कॉस्ट पे प्रॉफिट फुल्ली बजटेड पे, तो फुल्ली बजटेड पे तो पॉसिबल नहीं है, तो क्योंकि हमारी यूनिट सेल नहीं होगी, इसलिए हम क्या देखेंगे ओवरऑल कॉस्ट पे हमारी क्या परसेंटेज है, तो कैसा निकालेंगे। आपकी इसमें वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट केस में कितनी है 53,76,000 प्लस 16 लाख, तो ये आपकी आ गई 69,76,000, 69,76,000, तो 4,16,000 में हम डिवाइड कर देंगे 69,76,000, तो ये आपका आ गया 5.96, तो वही आपकी जी दे रखी है, ऐसे हमने औरों का कर लिया। तो अब हमने इसमें रेट निकाल ली कि हमारी कॉस्ट पे रिटर्न क्या आ रही है, कॉस्ट के बेसिस पे हमारी रिटर्न क्या आ रही है। तो इसमें हमने देख लिया हमें कितनी चाहिए थी 25, तो पहला वाला केस नहीं पॉसिबल, क्यों, क्योंकि हमारी 25% से बहुत कम है, ऐसी सेकंड ऐसी थर्ड, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ वाले हमारे केसेस पॉसिबल हैं। अगर हम फिफ्थ पे जाते हैं तो 25 फोर्थ पे जाते हैं तो 25.84% की आपकी कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट मिली हमें, जो कि आती है 14,72,000, लेकिन अगर हम फिफ्थ पे जाते हैं तो वहां पे हमें कॉस्ट पे प्रॉफिट तो ज्यादा मिल रही है, कितनी मिल रही है 28 रुपए 28.16% की, 28.16% की जो हमारे कॉस्ट पे प्रॉफिट आई, लेकिन हमारी इन वैल्यू के टर्म में आपकी प्रॉफिट रहेगी कम, इसलिए हमारा बेस्ट एक्शन क्या है फोर्थ वाला, और वही हमसे पूछा था और वही हमने बताया डिटरमिनेशन ऑफ बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो टारगेटिंग द अबव कैलकुलेशन एंड एनालिसिस इनटू अकाउंट द कंपनी शुड प्रोड्यूस एंड सेल 1,28,000 यूनिट एट 56 रुपए। At this price, company will not only be able to achieve its desired markup of 25% on the cost, but can earn maximum contribution as compared to the other even higher selling price. ठीक है, if the company want to uphold its post pricing approach with the budgeted quantity, it should try to reduce the variable cost. अब क्या कह रहा है कि अगर उसे
बजटेड क्वांटिटी ही सेल करनी है और उसे 25% का ही मार्कअप चाहिए, तो उसे ट्राई करना पड़ेगा कि उसकी कॉस्ट और कम आए, जिससे कि उसे 2 लाख यूनिट सेल आउट हो सके। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन है और इस टाइप का केवल ये एक क्वेश्चन है इस सेक्शन नंबर बी में। तो कहे पे जो आपका किस बेस पे किसके बेसिस पे जो क्वेश्चन जो आपका है पेरेटो एनालिसिस के बेसिस पे, तो अच्छी तरह से समझते हैं। पेरेटो एनालिसिस हम जानते ही हैं कि 20% आपके शेयर 20% लोग हमारे 80% को कैचअप करके चलते हैं, संभालते हैं। तो उसी बेसिस पे दे रखा है क्या है, जनरेशन 2050 टेक्नोलॉजी लिमिटेड डेवलप कटिंग एज innovation that are powering the next revolution in mobility and has 9 tablet smartphone model currently in the market whose previous year financial data are as follow। इसमें कुल मिला के इसने बता रखा है कि इसमें एक कंपनी है जो आपकी मोबाइल फोन बेचती है, टैबलेट स्मार्टफोन बेचती है, उसकी सेल और प्रॉफिट की आपको दे रखा है। अब हमें इसमें बताना है कि वो कटिंग करना चाहती है कि हम कौन से प्रोडक्शन की कटिंग करें और किस प्रोडक्शन को बढ़ाएं। और पहले तो एनालिसिस में हम यही देखते हैं कि हमारा 20% पोर्शन, वो कौन सा 20% पोर्शन है जो 80% को होल्ड करके चल रहा है, वो कौन सा 20% पोर्शन है जो हमारा 80% को होल्ड करके चल रहा है। ठीक है, उसी बेसिस पे हमें बताना है कि किस के प्रोडक्शन को वो कम करें और किसके को ज्यादा करें। तो रिक्वायरमेंट आपके दे रखी है, यूजिंग द फाइनेंशियल डाटा कैरी आउट द पेरेटो एनालिसिस 80-20 रूल ऑफ सेल एंड कंट्रीब्यूशन, हमें दोनों में बताना है, एंड डिस्कस योर फाइंडिंग विद एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन। तो आपको पता है पेरेटो एनालिसिस 80% होल्ड करते 20%, मींस हमें सबसे पहले देखना होगा वो कौन सा लार्ज पोर्शन है, वो कौन सा आइटम है जो लार्ज पोर्शन को हैंडल करता है। मींस सेल में हम देखेंगे जो सबसे ज्यादा सेल करता है उसे हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद जो कम करता है उसे सेकंड, ऐसी फर्दर ऑन। ऐसे हम प्रॉफिट में देखेंगे जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है उसे हम आगे रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट फर्दर को। तो सिंपल सा स्टेटमेंट इन पेरेटो एनालिसिस, सेल का वही हमने सेल में वही सिंपल से दे रखा है कि इसमें सेल में तो आपका दे रखा है कि कौन सा ज्यादा है उसके बाद कम है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के हिसाब से हमारी सीधी टेबल बनेगी, एच आई के हिसाब से हमारी ये बनी। सेल का आगे हम अब हमने इसमें देखा कि ए का प्रोपोर्शन कितना है ओवरऑल सेल में। तो पहले तो में हम वही देखते हैं कि कौन सी चीज हमारी ज्यादा होल्ड कर रही है इन द मार्केट या किसी चीज में। ठीक है, कौन व्यक्ति किस चीज में ज्यादा होल्ड कर रहा है। जैसे ए प्रोडक्ट आपका इस कंपनी की सेल में 35% का भागीदारी है, ऐसे बी प्रोडक्ट आपका 20% का, ऐसे सी प्रोडक्ट आपका 14% का, ऐसी डी प्रोडक्ट 12% का, ऐसे ई प्रोडक्ट आपका 7% का, ऐसी फायदा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें क्या देखते हैं 80-20 मीन्स अब 80% तक देखेंगे कि 80% तक कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमें मार्केट में होल्डिंग दिलवा रहे हैं। तो इसकी क्यूमुलेटिव निकाल लेंगे इन सबकी। तो क्यूमुलेटिव सिंपल सी है, ए की 35 आएगी तो क्यूमुलेटिव 35, बी की आपकी क्या है शेयरिंग आई है 20.62 और क्यूमुलेटिव कितनी आएगी 35.5 35.05 प्लस 20.5 तो 20.62 तो आगे आपका 55.67। ऐसे इसका इसमें और प्लस कर दो 14.43 में तो आपकी आ गई 70.10, वैसे इसमें प्लस कर देंगे एंड फर्दर ऑन। अब कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे, अब कंट्रीब्यूशन हमें देखना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन में अब हम क्या देखेंगे कौन सा सबसे ज्यादा पोर्शन आपका वो कर रहा है कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपको कौन सी वो कर रही है प्रोडक्ट। तो ये क्या है ये प्रॉफिट वॉल्यूम में दे रखा है, लेकिन हमें वॉल्यूम से तो मतलब है नहीं, हमें तो अमाउंट वाइज देखना है ना, हमें तो अमाउंट वाइज देखना है। क्यों? क्योंकि भाई साहब 51 रुपये 10 पे वो 5110 पे है, केवल कितना 3.53%।
लेकिन वॉल्यूम अमाउंट वाइज तो जो ज्यादा होगा, अमाउंट वाइज ज्यादा होगा, तो उसी हिसाब से जो इनने नीचे दे रखा है, तो उस हिसाब से इनने क्या है, बी का आपका सबसे ज्यादा है 690, बी का आपका कंट्रीब्यूशन 690 का है। कैसा है आप देख लीजिए, बी आपका 3000 का है, 23% तो 690 आ गया। आप इन सबके कैलकुलेट करके पहले प्रॉफिट निकालिए, कंट्रीब्यूशन सबका कितना कितना है, तो जिसका ज्यादा है उसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो उसी हिसाब से इन्हें दे रखी है, इन्हें निकाला हुआ है कि बी का सबसे ज्यादा है, तो उन्हें सबसे पहले लगा दिया कंट्रीब्यूशन। ई का सेकंड नंबर पे है तो ई का आ गया, सी का आपका सेकंड नंबर पे है तो सेकंड पे आ गया, ऐसे दी है एंड फर्दर ऑन। और ये याद रखना कि ये 1000 में आपके पैसे। अब ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो हम ओवरऑल कंट्रीब्यूशन में देखेंगे कि बी का पोर्शन कितना है। तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन में बी का पोर्शन है आपका 30.87 का। मेरे को लगता नहीं है कि मेरे को निकाल के बताना पड़ेगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। 690 डिवाइडेड बाई 2235 तो 30.87 आ गया आपका। ठीक है, ऐसे हमने फर्दर कर लिया, इसकी भी हमने क्यूमुलेटिव निकाल ली। तो अब आप देखिए, अगर हम 80% सेल के रेशियो में देखें कि कौन से प्रोडक्ट आपके 80% तक होल्ड करते हैं मार्केट को, तो ए बी सी डी है। लेकिन यही हम कंट्रीब्यूशन देखें तो आपके 80% तक कौन से हैं, कौन वो करते हैं प्रोडक्ट, तो बी ई सी डी एफ, बी ई सी डी एफ। ठीक है, मीन्स सेल तो भले ही एबीसीडी का एबीसीडी ई करते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन होल्ड सबसे ज्यादा कौन सा करता है, बीईसीडी है। तो मीन्स अब हमें इसमें इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कौन से प्रोडक्ट कितना ज्यादा वो करता है सेल पोर्शन। अब आप देखिए, बी प्रोडक्ट आपका जो है 30.87% होल्ड करता है, लेकिन बी हम कितना सेल करते हैं, केवल 20.62 मार्केट में। मीन्स बी का हमें सेल बढ़ानी पड़ेगी, क्यों, कंट्रीब्यूशन अच्छा है। ऐसे ई हमारा कितना है, 19.47 होल्ड करता है, लेकिन ई की पोजीशन कहाँ पे है सेल में, वो है 7.72 की, मीन्स 7.22 की। इसे भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वही एनालिसिस में इन्हें दे रखा है कि कुछ नहीं है, ये इन्हें डायग्राम फॉर्म में दे रखा है। ऊपर जो हमने टेबुलर फॉर्म में देख रखा था, वो इन्हें इधर डायग्राम फॉर्म में दे रखा है। भाई इसने बताया कि ए का पोर्शन तो ज्यादा है, ए मार्केट में सेल कितनी करते हैं 35.5 की, लेकिन उसकी प्रॉफिट कितनी आती है, केवल 8.05। भी आपकी मार्केट में सेल कितना, मार्केट शेयर कितना रखता है 20.62% का, लेकिन उसकी प्रॉफिट में परसेंटेज कितना है 30.87 का। ऐसे सी आपका कितना रखता है 14.43 का मार्केट शेयर, लेकिन प्रॉफिट कितना है 13.42 का। ऐसे डी 12.87 का मार्केट पोर्शन है, लेकिन प्रॉफिट 11.41 का। ये आपका 7.22 का मार्केट शेयर है, लेकिन प्रॉफिट पोर्शन कितना है 19.47 का। ठीक है, ऐसी फर्दर कर रखा है इन्हें। तो अब इनने कमेंट में क्या दे रखा है, सिंपल सा है, रिकमेंडेशन। अब हमें क्या बताना था, रिकमेंडेशन देनी थी, वो ये पेरेटो एनालिसिस के बारे में पहले इसने बताया। तो पेरेटो एनालिसिस इज अ रूल दैट रिकमेंड फोकस ऑन मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई the process of decision making. The very purpose of this analysis is to direct attention and effort of management to the product or area where best return can be achieved by taking appropriate action. ठीक है, Pareto analysis is based on 80-20 rules which implies that 20% of product account of 80% revenue। वही सब इसने जो बता रखा है। तो अब सिंपल सा है, इन प्रेजेंट केस 5 मॉडल्स हमने देखे थे, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई। ठीक है, ई इसने लिखना भूल गया है। अकाउंट फॉर 80% ऑफ टोटल सेल, वो आपको कितने परसेंट क्यूमुलेटिव होल्ड करते हैं, 80% से ज्यादा। ठीक है, और जबकि कंपनी आपकी कंट्रीब्यूशन 80% तक का ऐसे कमाती है, बीई सी डी एफ जो हम ऊपर देख चुके हैं। मॉडल बी जो आपका बी और ई होल्ड करते हैं आपकी 50.34% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन, बट हैविंग ओनली 27.84 शेयर इन टोटल सेल्स। ठीक है, सो these two models are the key model and should be the top priority of the management। क्यों, मैनेजमेंट की प्रायोरिटी टॉप
कौन सी होगी जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा, तो वही बताया बी और ई आपके सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं, इसमें उनकी प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट होगी। और कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कब देते हैं, जब उनका मार्केट शेयर बहुत लो है, इसलिए हम उसका मार्केट शेयर बढ़ाएंगे। और बोथ सी और डी के बारे में दे रखा है होंगे, are among the model giving 80% of total contribution as well as 80% of total sales। ये दोनों भी आपके 80% के फॉल में आते हैं, टाइम में कंट्रीब्यूशन और सेल में। सो दे कैन आल्सो बी कैलकुलेट विद क्लब्ड विद बी और ई एस की मॉडल्स, मींस ये दोनों भी आपके यूजफुल मॉडल है फॉर द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी शुड एलोकेट मैक्सिमम रिसोर्सेज ऑफ दीस फोर मॉडल। ठीक है, अब इससे हमने पता चल गया कि इन 4 मॉडल्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मॉडल F6 फर्दर among the models given 80% of total contribution with relevant lower share in the total sale, management should focus on its promotion activity। इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्यों? क्योंकि जी भले ही सेल से बाहर है लेकिन कंट्रीब्यूशन में अहम भाग देता है। तो मॉडल A1 अकाउंट फॉर इतने ऑफ टोटल सेल ओनली इतने परसेंट कंट्रीब्यूशन पे, तो कंपनी शुड रिव्यू इट्स प्राइसिंग स्ट्रक्चर टू एनहांस इट्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ऐसे इसमें जो मॉडल C, G, H और I हैव लोअर से इन बोथ सेल एंड रिवेल कंट्रीब्यूशन, तो कंपनी का प्राइसिंग डिसीजन ऑफ दीस मॉडल्स हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। और जो डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, इसमें कहा था GHI have lower share in both total sale as well as contribution, तो company can delegate the pricing decision of these model to the lower level of management, thus freeing themselves to focus on the pricing decision of key models। ये बता रहा है कि इन जो बाकी के जो 3 प्रोडक्ट हैं, इन तीनों प्रोडक्ट की सेलिंग मार्केट में शेयर और कंट्रीब्यूशन कंपनी को दोनों ही लोग, तो जो अपनी नीचे वाली डिविजन्स को भी, नीचे वाले मैनेजमेंट को उन पर काम करने के लिए दे सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो अपना इन पर मंथन करने के लिए नीचे वालों को देगा, अपने ऐसे लोअर लेवल के मैनेजमेंट को देगा, तो वो की फैक्टर वाले पे ज्यादा फोकस कर सकता है। आई होप आपको प्राइसिंग डिसीजन भी उतनी ही अच्छी तरह से समझ में आई हो जितनी अच्छी तरीके से मैंने आपको ट्रांसफर प्राइसिंग समझाई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर एंड लाइक माय वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करें इस वीडियो पे, जिससे कि मैं आपको उस कमेंट को पढ़ के आपको और अच्छी तरीके से वीडियो को डाल सकूं। थैंकिंग यू for watching my video. Please share and like and subscribe my channel and bell icon को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई चैप्टर के संग हाजिर होंगे। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय।